नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी अध्यापन चैनल में। परीक्षा हॉल की कल्पना कीजिए। दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक तेज हो रही है, समय बस खत्म होने वाला है। हाँ, और ठीक उसी वक्त सामने प्रश्न पत्र पर एक पंक्ति लिखी होती है जहां विद्यार्थी का दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। बिल्कुल, समझ ही नहीं आता कि इसमें यमक है या फिर श्लेष है, उपमा है या रूपक है। इसीलिए ऐसी दबाव वाली स्थिति में हर परीक्षार्थी को एक ऐसी स्मार्ट प्लेबुक की जरूरत होती है जो उसे सीधे सही उत्तर तक ले जाए। सही बात है। और आज का हमारा लक्ष्य एकदम यही है। हम अलंकार की अचूक ट्रिक्स को गहराई से समझेंगे ताकि परीक्षा में कोई उलझन न रहे। क्योंकि देखिए, परीक्षा में केवल मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट रणनीति काम आती है। सीखे हुए को दबाव में तुरंत याद करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस स्मार्ट प्लेबुक का पहला पन्ना खोलते हैं। किसी भी इमारत की मजबूती उसकी नींव में होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अलंकार के असली मतलब की। नियम नंबर 1 है संधि विच्छेद। एकदम सही शुरुआत है। अक्सर विद्यार्थी सीधे अलंकार के प्रकार रटने लग जाते हैं, जबकि शुरुआत शब्द के निर्माण से होनी चाहिए। हाँ, तो इसका विच्छेद होता है अलम प्लस कार। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल है। जी पूछिए। ये अलम लिखते समय म के नीचे हलंत का आना इतना अनिवार्य क्यों बताया गया है? मतलब अगर परीक्षा की जल्दी में कोई विद्यार्थी बिना हलंत के अलम लिख दे तो क्या आसमान टूट पड़ेगा? आसमान तो नहीं टूटेगा, लेकिन परीक्षा में नंबर जरूर कट जाएंगे। और इसका एक बहुत ठोस व्याकरणिक कारण है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, जब हम म के नीचे हलंत लगाते हैं तो इसका मतलब है कि वो स्वर रहित है, यानी वो आधा म है, एक शुद्ध व्यंजन। ओह, मतलब अगर हलंत नहीं लगाया तो म के साथ अ का स्वर जुड़ा माना जाएगा? बिल्कुल, जो व्याकरण की दृष्टि से पूरी तरह गलत है। ये स्पष्ट करता है कि अलंकार शब्द व्यंजन संधि का एक एकदम सटीक उदाहरण है। कमाल है। एक छोटी सी लकीर जिसे हम हलंत कहते हैं, वो पूरा खेल बदल सकती है। हाँ, और परीक्षक अक्सर विकल्पों में हलंत वाले और बिना हलंत वाले अलम देकर परीक्षार्थियों को फंसाते हैं। तो ये तो हो गई व्याकरण की बारीकी। पर अगर मैं इस अलंकार शब्द को असल जिंदगी से जोड़ूं तो मेरे पास एक बहुत ही शानदार एनालॉजी है। हाँ, बताइए। जरा एक सामान्य व्यक्ति की कल्पना कीजिए। वो साधारण कपड़ों में है, लेकिन जब वो किसी उत्सव में जाने के लिए थोड़ा सा मेकअप कर ले, कुछ आभूषण पहन ले, तो उसकी शोभा अचानक बढ़ जाती है। बिल्कुल, वो अलंकार युक्त शोभा बन जाती है। है ना? मतलब सजावट ही सब कुछ है। ये मेकअप वाली उपमा एकदम सटीक है। और अगर हम इसे सीधे काव्य से जोड़ें तो सारा कॉन्सेप्ट शीशे की तरह साफ हो जाता है। अच्छा, कैसे? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व ही अलंकार कहलाते हैं। यानी साधारण बोलचाल की भाषा में न लिखकर शब्दों और अर्थों का जो मेकअप किया जाता है वही अलंकार है। शब्दों और अर्थों का मेकअप, ये तो दिमाग में छप जाने वाला वाक्यांश है। अब अगर कोई मेकअप कर रहा है तो जाहिर है उसके अलग अलग तरीके या प्रकार भी होंगे। हाँ, यहीं पर वर्गीकरण का नियम आता है। तो सच कहूं तो अलंकार के भेद कितने होते हैं, इस पर विद्यार्थियों के बीच बहुत बड़ा भ्रम रहता है। कोई कहता है 2 होते हैं, कोई कहता है 3। ये बहुत ही संवेदनशील हिस्सा है और यहीं पर परीक्षार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा परीक्षा अलर्ट जारी करना आवश्यक है। कैसा अलर्ट? कई जगहों पर भ्रामक जानकारी मिलती है, लेकिन अगर हम एमपी गवर्नमेंट रूल और जेल प्रहरी परीक्षा 2020 के आधिकारिक प्रमाणों का हवाला दें तो बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है। अच्छा, तो आधिकारिक रूप से अलंकार के कितने भेद माने गए हैं? आधिकारिक रूप से अलंकार के केवल 3 भेद ही माने गए हैं। केवल 3 भेद? हाँ, तो यहाँ सभी परीक्षार्थियों के लिए एक सख्त चेतावनी है। अगर परीक्षा में अलंकार के भेदों की संख्या पूछी जाए तो गलती से भी 2 वाले विकल्प पर टिक न करें। बिल्कुल नहीं, वो गलत हो जाएगा। और वो 3 सरकारी भेद हैं: अर्थालंकार, शब्दालंकार और उभयालंकार। मतलब अर्थालंकार जहाँ चमत्कार अर्थ के स्तर पर हो, हाँ जी। शब्दालंकार जहाँ सुंदरता बाहरी शब्दों पर टिकी हो, और उभयालंकार जो इन दोनों का मिला जुला रूप है। तो नियम तो पक्का हो गया कि 3 भेद होते हैं। हाँ, लेकिन इस वर्गीकरण का असली परीक्षा हॉल में इस्तेमाल कैसे होता है? इसके लिए ऑड वन आउट, मैंने इनमें से कौन सा भिन्न है वाली रणनीति काम आती है। मान लीजिए परीक्षा में एक प्रश्न आता है। हाँ। विकल्प हैं ए अनुप्रास, बी यमक, सी श्लेष और डी उपमा। हाँ, अब अलग क्या है? अगर मैं सामान्य तौर पे सोचूं तो शायद अनुप्रास और यमक बोलने में भारी लगते हैं, तो उपमा अलग होगा। क्या ये तुक्का सही है? तुक्का भले ही सही लग जाए, लेकिन तर्क पूरी तरह से गलत है। तो सही तर्क क्या होना चाहिए? सही उत्तर विकल्प डी यानी उपमा ही है, पर इसलिए नहीं कि वो बोलने में अलग है। असली कारण ये है कि अनुप्रास, यमक और श्लेष ये तीनों शब्दालंकार की श्रेणी में आते हैं। ओह, अच्छा, मतलब ये बाहरी मेकअप का हिस्सा है। बिल्कुल। जबकि उपमा जो है वो अर्थालंकार की श्रेणी में आता है, इसलिए उपमा भिन्न है। कमाल है। मतलब सिर्फ नाम रटना काफी नहीं है, कौन सा अलंकार किस डिब्बे में जाता है ये समझना भी जरूरी है। तो चलिए अब इन डिब्बों को खोलते हैं। सबसे पहले चलते हैं अर्थालंकार की दुनिया में। हाँ, जहाँ अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। इन्हें पहचानने के लिए क्या कुछ स्मार्ट फॉर्मूला हैं जो तुरंत काम आए? बिल्कुल है, और ये परीक्षा में समय बचाने के लिए किसी अचूक अस्त्र की तरह है। सबसे पहले बात करते हैं उपमा अलंकार की। इसका फॉर्मूला तो बड़ा ही गणितीय प्रतीत होता है। फॉर्मूला है योजक चिन्ह यानी डैश प्लस सा सी से सरिस। एकदम सही। परीक्षार्थी को केवल ये देखना है कि पंक्ति में जहां भी डैश आए उसके ठीक बाद सा, सी या से आना चाहिए। जैसे कर सा कोमल है। हाँ, अब यहाँ कर यानी हाथ के बाद डैश लगा है और उसके ठीक बाद सा मौजूद है,
तो ये उपमा है। तो जहां भी डैश और सा सी से का जोड़ा दिखे तुरंत उपमा पर टिक कर देना है। लेकिन एक शंका है मुझे। कैसी शंका? रूपक अलंकार और उपमा अलंकार अक्सर जुड़वा भाइयों की तरह लगते हैं। हाँ, रूपक फिर उपमा से कैसे अलग हुआ? यही पर परीक्षार्थी सबसे ज्यादा गलती करते हैं। उपमा में कवि कहता है कि कोई चीज किसी दूसरी चीज के जैसी है, वहाँ एक दूरी होती है। अच्छा, लेकिन रूपक में कवि इतना भावुक हो जाता है कि वो तुलना के शब्दों को ही हटा देता है। वो कहता है कि ये चीज वही है। मतलब रूपक का फॉर्मूला उपमा के विपरीत काम करता है। डैश तो रहेगा लेकिन साहसी से अनुपस्थित रहेंगे। एकदम सही पकड़ा। उदाहरण के लिए चरण कमल। यहाँ चरण और कमल के बीच में डैश तो मौजूद है, लेकिन क्या उसके बाद कोई सा सी से है? बिल्कुल नहीं, सीधे चरणों को ही कमल कह दिया है। बस तुलना के शब्द की अनुपस्थिति ही सिद्ध करती है कि ये रूपक अलंकार है। सच में ये याद रखने का बहुत तार्किक तरीका है। डैश के बाद सा है तो उपमा, सा नहीं है तो रूपक। चलिए अब तीसरे अर्थ अलंकार पर आते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके बारे में क्या ट्रिक्स हैं? उत्प्रेक्षा इन सबसे थोड़ा अलग खेल खेलता है। यहाँ कल्पना या संभावना की जाती है। इसे पहचानने के लिए एक कीवर्ड मैट्रिक्स है। कीवर्ड मैट्रिक्स वो क्या है? परीक्षार्थियों को बस कुछ शब्दों को प्रश्न पत्र में स्कैन करना होता है। शब्द है जनु, मनु, मानो, जानो, मनहु, जनहु। जनु मनु मानो जानो मनहु जनहु। ये तो किसी तांत्रिक मंत्र जैसा लग रहा है। हाँ, लेकिन ये मंत्र बहुत असरदार है। यदि पंक्ति में इनमें से कोई भी शब्द दिख जाए तो बिना कुछ सोचे उसे उत्प्रेक्षा मान लेना चाहिए। जैसे एक उदाहरण है, नेत्र मानो कमल हैं। यहाँ तो केवल मानो शब्द को देखकर पहचाना जा सकता है। बिल्कुल, जहां मानो दिखा वहां उत्प्रेक्षा सिद्ध हो गया। इससे जटिल कविता का अर्थ निकालने में समय बर्बाद नहीं होता। अब चौथे अर्थालंकार की बारी है और ये मेरा पसंदीदा है, अतिशयोक्ति अलंकार। हाँ, इसे कैसे समझाएंगे आप? अतिशयोक्ति को अगर मैं आम भाषा में कहूं तो इसका मतलब है बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहना, या जिसे दोस्तों के बीच कहते हैं लपक के फेंकना। लेकिन अतिशयोक्ति का मूल सिद्धांत यही है। मेरे पास एक बहुत दिलचस्प उदाहरण है। पंक्ति है, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। ये मास्टर क्लास उदाहरण है। विज्ञान और यथार्थ के नजरिए से देखें तो क्या किसी इंसान के चेहरे का रंग धातु की चांदी जैसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, और असली 24 कैरेट सोने के बाल तो हो ही नहीं सकते। और क्या किसी एक के सुंदर होने से पूरी दुनिया कंगाल हो जाती है? ये सब वास्तविकता से मीलों दूर का वर्णन है, इसलिए ये अतिशयोक्ति अलंकार है। कवि ने कल्पना की उड़ान में सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। चलिए अब अर्थालंकार के 5वें प्रकार की तरफ मुड़ते हैं, जो है मानवीकरण अलंकार। इसके नाम से ही सुराग मिल जाता है, जब प्राकृतिक या भौगोलिक चीजों में मानवीय भावनाओं और क्रियाओं के होने का वर्णन किया जाए। मतलब प्राकृतिक चीजें जैसे पेड़, पहाड़ या नदियां इंसानों की तरह व्यवहार करें। एकदम सही। प्रकृति की चीजों में इंसानों जैसी जैविक भावनाएं नहीं होती, पर कविता में उन्हें हंसते रोते दिखाया जाता है। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। इस पंक्ति का सौंदर्य देखिए। फूल और कलियां दोनों वनस्पति विज्ञान का हिस्सा हैं। क्या उनके पास हंसने के लिए इंसानों जैसे चेहरे होते हैं? नहीं, हंसना और मुस्कुराना तो मानवीय भावनाएं हैं। बस यही प्राकृतिक चीजों पर मानवीय भावनाओं का आरोपण मानवीकरण अलंकार कहलाता है। तो अर्थालंकार के 5 फॉर्मूले डिकोड हो चुके हैं। अब हम अर्थ की गहराइयों से बाहर आते हैं और शब्दालंकार यानी बाहरी मेकअप की ओर चलते हैं। यहाँ अर्थ से ज्यादा ध्वनि और शब्दों की बनावट मायने रखती है। सबसे पहला और प्रसिद्ध नाम आता है अनुप्रास अलंकार का। अनुप्रास का कॉन्सेप्ट तो सबसे सीधा है, जब कोई एक वर्ण यानी अक्षर बार बार आता है। हाँ, एक ही अक्षर की लगातार पुनरावृत्ति। इसे साबित करने के लिए मेरे पास एक मजेदार पंक्ति है, मैं इसे एक सांस में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदनी की चम्मच से चटनी चटा दी। बहुत बढ़िया। ये सुनते ही सिद्धांत समझ आ जाता है। कोई भी परीक्षार्थी देख सकता है कि इसमें च वर्ण बार बार रिपीट हो जाए। हाँ, चंदू, चाचा, चाची, चांदनी, चम्मच, चटनी, लगभग हर शब्द चो से शुरू हो रहा है। एक ही वर्ण की ये लगातार आवृत्ति ही अनुप्रास की सबसे बड़ी पहचान है। ये तो हमेशा मजेदार लगता है। लेकिन अब आते हैं दूसरे शब्दालंकार पर, यमक अलंकार। यहाँ मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है। हाँ, यमक का नियम कहता है कि एक शब्द का प्रयोग 2 बार होता है और दोनों बार उसके अर्थ बिल्कुल अलग अलग होते हैं। इसे डिकोड करना सच में किसी रहस्य को सुलझाने जैसा है। एक प्रसिद्ध पंक्ति लेते हैं, सजना है मुझे सजना के लिए। अब यहाँ सजना शब्द 2 बार आया है और देखने सुनने में कार्बन कॉपी है। पर अगर मैं अर्थ खोलूं तो पहले सजना का अर्थ है मेकअप करना, आभूषण पहनना, और दूसरे सजना का अर्थ है वो व्यक्ति जिसके लिए मेकअप किया गया है। यही यमक का असली चमत्कार है। शब्द एक ही है पर अर्थ पूरी तरह बदल गया। जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार नया अर्थ दे तो वो यमक है। और अब तीसरा शब्दालंकार जो है श्लेष अलंकार, मैं इसे यमक का थोड़ा आलसी लेकिन चतुर भाई मानता हूँ। वो कैसे? क्योंकि यहाँ शब्द पूरी पंक्ति में केवल एक ही बार आता है, लेकिन उसके भीतर अर्थ अनेक होते हैं। आपने सही कहा, श्लेष का शाब्दिक अर्थ ही होता है चिपकना। कवि ने जगह बचाने के लिए एक ही शब्द लिखा पर उसमें कई अर्थों को गोंद की तरह चिपका दिया। एक उदाहरण से डिकोड करते हैं। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। यहाँ हमारा कीवर्ड है कलियां, जो पूरी पंक्ति में सिर्फ एक ही बार आया है। हाँ, शब्द तो सिंगल है, लेकिन संदर्भ देखें तो इस एक शब्द के 2 अर्थ निकल रहे हैं। कृति से जुड़ा है फूल खिलने से पहले की अवस्था जिसे कली कहते हैं, और दूसरा अर्थ इंसान के जीवन से जुड़ा है यानी यौवन।
तो यहाँ शब्द सिंगल है लेकिन अर्थ अनेक हैं। ये श्लेष का बहुत शानदार उदाहरण है। बिल्कुल। पर यहाँ आकर एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो जाती है। परीक्षा हॉल में जब घड़ी टिक टिक कर रही हो तो यमक और श्लेष में तुरंत कैसे तय करें? ये बहुत व्यवहारिक समस्या है। इस कंफ्यूजन को तोड़ने के लिए हमें एक तार्किक टेबल या शॉर्टकट निष्कर्ष दिमाग में सेट करना होगा। चलिए तुलना करते हैं। यमक में शब्द एक से अधिक बार आता है, कम से कम 2 बार, जबकि श्लेष में शब्द केवल एक ही बार आता है। और यमक में हर बार अर्थ बदलता है, जबकि श्लेष में एक ही शब्द के अंदर कई अर्थ छिपके होते हैं। अगर कीवर्ड से याद रखना हो तो यमक का कीवर्ड है सजना सजना, जहां शब्द रिपीट हुआ, और श्लेष का कीवर्ड है कलियां, जहां शब्द एक ही बार आया। तो शॉर्टकट निष्कर्ष क्या हुआ? अगर पंक्ति में शब्द रिपीट हो रहा है तो वो 100% यमक है, और अगर शब्द सिंगल है पर अर्थ अनेक हैं तो वो श्लेष है। शब्द रिपीट तो यमक और शब्द सिंगल पर अर्थ अनेक तो श्लेष। ये तो सच में रामबाण है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि हमने सारी ट्रिक्स डिकोड कर ली हैं, पर कोई प्ली बुक बिना रिवीजन के पूरी नहीं होती। चलिए हमारी अलंकार मास्टर चीट शीट पर एक रैपिड फायर नजर डालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अर्थ अलंकार की ट्रिक्स। उपमा अलंकार मतलब डैश प्लस सा सी से सरिस। रूपक अलंकार मतलब डैश प्लस सा सी से की अनुपस्थिति। उत्प्रेक्षा अलंकार मतलब कीवर्ड्स जनु मनु मानो जानो मनुहु जनहु। अतिशोक्ति अलंकार मतलब बात का यथार्थ से बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। और मानवीकरण अलंकार मतलब प्रकृति के निर्जीव चीजों में मानवीय भावना का होना। बेहतरीन। अब शब्दालंकार। अनुप्रास अलंकार मतलब जहां वर्ण यानी अक्षर बार बार रिपीट हो। यमक अलंकार जहां एक शब्द 2 बार आए और दोनों बार अलग अर्थ निकले। और अंत में श्लेष अलंकार जहां एक शब्द एक बार आए लेकिन उसके अर्थ अनेक हो। ये मास्टर चीट शीट तो सच में किसी भी परीक्षार्थी का दिन बना सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। नियम इतने तार्किक हैं कि गलती की गुंजाइश खत्म हो जाती है। और जाते जाते सभी विद्यार्थियों के लिए मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी। वो क्या है? अब जब भी कोई विद्यार्थी फुर्सत में कोई कविता पढ़े तो केवल उसकी शाब्दिक अर्थ पर न रुकें। तो फिर उस कविता के साथ क्या किया जाए? इस चीट शीट का उपयोग किया जाए। यह देखने का प्रयास करें कि क्या उन शब्दों और अर्थों के बीच छिपे उस मेकअप को तुरंत पहचाना जा सकता है। बिल्कुल। इससे तो साहित्य की सुंदरता को महसूस करने की दृष्टि ही हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये एक बेहतरीन चुनौती है जिसे हर परीक्षार्थी को स्वीकार करना चाहिए। एकदम सही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस अद्भुत विश्लेषण के लिए।